Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to our mathematics world, AIMS Academy, Chidawa. Hello friends, good morning all of you. Welcome back to AIMS Academy, Chidawa. हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बता दिया। अब चलते हैं हम उसके मेथड के ऊपर। तो फर्स्ट जो मेथड है कि हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम इस यूनिट में केवल फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उन्हीं का क्या करेंगे, उन्हीं की स्टडी करेंगे। तो मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस टाइप की होगी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो टाइप की, या डी एक्स से डिवाइड करूँ तो एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो टाइप की होगी। मीन्स डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करूँ तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा माइनस का एम अपॉन एन। यानी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कुछ लिख सकें जहाँ एम और एन जो थे वो एक्स वाई के फंक्शन थे या कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, तो उस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो मैंने बताया था कि एम और एन या तो एक्स वाई के फंक्शन हो सकते हैं या कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो इसमें मैंने मेथड बताए थे अलग अलग। तो हम फर्स्ट मेथड कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। चर पृथक्करण। कि ऐसी इक्वेशंस जिसमें हम क्या कर सके, चर पृथक कर सकें, वेरिएबल सेपरेट कर सकें, यानी एक्स एक्स के डी एक्स के साथ और वाई वाई के डी वाई के साथ। अगर किसी इक्वेशन में ऐसा हम लिख सकें तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे कि वो इक्वेशन इस मेथड से सोल्व हो सकती है। तो यहाँ अलग अलग मेथड्स हैं। अगर उसमें चर पृथक नहीं हो रहे तो हम बाद में होमोजीनियस मेथड पढ़ेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन का, उससे करेंगे। उससे भी नहीं हो रहा तो ऐसी इक्वेशन जो होमोजीनियस में कन्वर्ट हो सकती है उससे करेंगे। उससे भी नहीं हो रहा तो लीनियर बननी चाहिए, लीनियर भी नहीं हो रहा तो बर्नौली बननी चाहिए, या उनमें चेंज होनी चाहिए, या एग्जैक्ट बननी चाहिए। तो हम धीरे धीरे करके एक एक मेथड पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड ये है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चर पृथक्करण विधि। तो चर पृथक करने के लिए कि इसमें जो इक्वेशन देगा वो इस टाइप की देगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सपोज करो f1 x अपॉन f2 y, इस टाइप की इक्वेशन देगा आपको कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है कि ऊपर x का फंक्शन है, नीचे y का फंक्शन है। इस टाइप की इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि वेरिएबल सेपरेट करें कि वाई वाई के एक साइड में लेके जाएं और एक्स एक्स के एक साइड में लेके जाएं। तो वाई के एक साइड में लेके जाएंगे तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूं f2y dy प्लस इक्वल टू f1x dx। इस टाइप से लिख सकता हूं कि एक्स एक्स के वेरिएबल हमने एक साइड में कर लिए और वाई के वेरिएबल हमने एक साइड में कर लिए। तो इस टाइप से लिख सकता हूं, या इस इक्वेशन को मैं ये भी लिख सकता हूं कि f1x dx माइनस f2y dy इक्वल टू 0, f2y dy इक्वल टू 0। इस टाइप से कोई इक्वेशन लिखी हुई है। तो इस इक्वेशन में इसके लिए मैं क्या करूं कि इसको dx से डिवाइड कर दूं। तो f1x माइनस f2y
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। हो सकता है बुक में या बीच में प्लस हो, उसने वो इक्वेशन ये लेके चला हुआ है, मैंने इस टाइप से बता दिया कि ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ज़रूरी नहीं है आप सेम बुक का मेथड फॉलो करें ना, या कुछ अलग ही मिलेगा आपको बुक से। तो ये है, ये दिया हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि x हमने एक साइड में कर लिया, y हमने एक साइड में कर लिया, तो हम क्या कर दें, इसका इंटीग्रेशन कर दें। तो इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जगह इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2y dy अपॉन dx इंटू dx इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2y dy इक्वल टू 0। तो यहाँ अकेले x के फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ अकेला y का फंक्शन है, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले आप पढ़ के आए हो उनसे इजीली हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसका इजीली इंटीग्रेशन करके हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो जिसको मैं कोई इक्वेशन नंबर 2 दे दूं और इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूं तो इक्वेशन 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, कि जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है उसका सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 2, आपका आंसर आ गया। तो मतलब आपको ध्यान रखना कि x एक्स के जो चर x एक्स का जो भी फंक्शन होगा उसको dx के साथ लेके जाना है, y का जो भी फंक्शन होगा उसको dy के साथ लेके जाना है। उसके बाद आपको उसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करके आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखते हैं कि हमें क्वेश्चंस में इस मेथड को किस टाइप से अप्लाई करना है। तो अभी हमने बाद के मेथड नहीं पढ़े हैं तो हम बाद के मेथड्स का जिक्र ही नहीं करेंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे हम इसी मेथड से करेंगे, इसी मेथड से करेंगे कि वेरिएबल सेपरेशन द्वारा। हाँ, अगर उसके बाद आपने जब पूरी यूनिट कंप्लीट कर ली तब आपकी जो इच्छा हो उस मेथड से करो। जिस भी मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है उसको आप लगाओ और सोल्व करो। अगर वो होमोजीनियस बन रहा है तो होमोजीनियस का लगाओ, अगर इसका बन रहा है तो इससे करो, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बने तो लीनियर से करो, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तो फिलहाल मैंने आपको ये मेथड बताया है तो मैं इसी मेथड का यूज करूंगा, इसी मेथड का यूज करूंगा जो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट बी दी हुई है इस मेथड के ऊपर। फर्स्ट बी के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी मेथड से होंगे, लेकिन पेपर में तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन है या सी का क्वेश्चन है या डी का क्वेश्चन है या ई का क्वेश्चन है। पेपर में तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई होगी तो उसको आपको पहचानना पड़ेगा कि ये वेरिएबल सेपरेशन से हो सकता है या होमोजीनियस से हो सकता है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हो सकता है। तो देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस इस मेथड के ऊपर। तो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट बी के कुछ रेंडमली क्वेश्चंस उठा रहा हूं मैंने पहले बताया था आपको कि हम ऑनलाइन में कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं सोल्व करवा पाएंगे, वो हमारी लाइव क्लासेज हमारे ऐप पे चलेंगी उसमें सोल्व करवाएंगे या हमारे जो ऑफलाइन बैच होंगे उसमें सोल्व करवाएंगे। लेकिन मैं आपको तरीका समझा रहा हूं कि जो भी 2-3 क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊंगा आपको मेथड उसी से समझ में आ जाएगा। अगर वो समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स निकाल के पहले खुद भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि मैथ एक ऐसा है कि जितना ज़्यादा स्वयं करोगे वही बेनिफिट रहेगा, वरना पका पकाया मिलेगा आप खाओगे काम खत्म। तो मेहनत करनी जरूरी है मैथ्स के अंदर, तभी आप 40 में से 40 मार्क्स लेके आ पाओगे, वरना आपको सॉल्यूशन दे दिया आपने उठाया और आपका काम हो गया। लेकिन मेरा ये मेथड कभी नहीं होता, मेरा मेथड होता है कि बच्चे में मैथ के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करना, कि बच्चा के अंदर से ये भावना उत्पन्न हो कि मैं खुद करूं कुछ, कि सर ने जो मेथड करवाया है उसके बेस पे मैं क्वेश्चन खुद सोल्व करूं। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज में हमारे बच्चे ऐसे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, उनको पता है, उनके खुद के अंदर से एक भावना जागृत होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम खुद सोल्व करने की कोशिश करें।
सोल्व करने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी यदि बच्चे किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो जो भी क्वेश्चन हमारे पास लेके आएगा तो हम उसे जस्ट सोल्व करके नहीं देते, उसे सोल्व करने के लिए मजबूर करते हैं पहले कि आप इसको सोल्व करने की कोशिश करो। ऑफलाइन क्लासेस की बात कर रहा हूं मैं कि आप सोल्व करो बेटा, इसके लिए आप ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखो किसी भी बुक में जाके, तो वो देखेगा तो कम से कम एक फॉर्मूले के साथ वो 3-4 फॉर्मूले और देखेगा कि उसको जैसे कोई भी इंटीग्रेशन करना है कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आ गया कहीं और बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है तो वो क्या करेगा, अगर मैंने बता दिया ठीक है बेटा ये हो गया और कर ले और काम खत्म हो गया उसका, क्योंकि वो फिर बुक देखने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन मैं क्या करता हूं कि बेटे इसके लिए आप एक बार 12th की बुक देखना, वहां से आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखना, यदि फिर भी सोल्व नहीं हो रहा आपसे तो मेरे पास कल लेके आना। हाँ, ये नहीं है मैं बच्चे की प्रॉब्लम सोल्व नहीं करता हूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसको मोटिवेट करता हूं कि वो खुद वो प्रॉब्लम सोल्व करे। और सही तरीका ये भी है क्योंकि टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को किस हिसाब से बढ़ाना चाहता है। टोटल चीज टीचर का कैरेक्टर जो है वो पूरा इफेक्ट उस स्टूडेंट के ऊपर डालता है। तो हम करते हैं कुछ रेंडमली क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस उठा रहा हूं मैं इसका कि ये कह रहा है सब के लिए सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। निम्नलिखित अवकल समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित अवकल समीकरणों को हल कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरी चीज कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके आंसर्स अलग अलग आते हैं कि इसका आंसर सेम आना जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बुक का आंसर मैच करवाओ, लेकिन अभी आपके पास बुक है तो आप बुक का आंसर मैच करवा सकते हो। लेकिन एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना आप आंसर भी याद रखोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आया था, मेरी बुक में आंसर ये है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको उसके अंदर बुक के आंसर मैच करवाने हैं, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो मेथड के नंबर देते हैं, न कि आंसर के नंबर देते हैं। ऐसा नहीं कि आंसर देखा आपका मैच कर रहा है तो 4 मार्क्स जो क्वेश्चन होगा उसको 4 मार्क्स देगा और अगर नहीं करा तो नहीं देगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका ऊपर का क्वेश्चन सही है, आपने इंटीग्रेशन गलत किया है तो उसमें वो 2, 2.5, 3 नंबर देगा। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितने देना चाहिए। तो क्वेश्चन के आंसर्स डिफरेंशियल इक्वेशन में मैच नहीं होंगे, जरूरी नहीं आपको आंसर मैच करवाओ, लेकिन अभी आपके पास बुक है तो आप मैच कर सकते हो, वरना ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप आंसर मैच करवाओ। तो ये क्वेश्चन है dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी हमने एक ही मेथड पढ़ा है बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो बाय इसका सॉल्यूशन करूं मैं, तो क्वेश्चन दिया हुआ है तो सॉल्यूशन इट इज गिवन दैट, आपको क्या दे रखा है, आपको दिया हुआ है क्या, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो अभी तो आपने एक ही मेथड पढ़ा है कि x एक साइड में लेना है और y जो वो एक साइड में लेना है, चर पृथक करने हैं। तो बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चर पृथक्करण विधि से हम इसमें चर पृथक करें तो इसको मैं लिख सकता हूं dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को यहां ले आया और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहां ले गया। तो मैं ये लिख सकता हूं कि y क्योंकि dy की तरफ y के वेरिएबल ले आया और dx x जिधर था उधर dx को ले गया, तो ये लिख सकता हूं। अब आराम से x एक साइड में हो गया और y एक साइड में हो गया, तो मैं क्या कर दूं, इसका इंटीग्रेशन कर दूं। तो बाई इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चाहो तो आप इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट यहाँ जोड़ सकते हो और चाहो तो आप नेक्स्ट टर्म में जोड़ सकते हो। क्योंकि कई बार हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे कहते हैं सर कभी आप ऊपर जोड़ देते हो, कभी आप नीचे जोड़ देते हो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आपको जोड़ना जरूर है, क्योंकि ये क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इसमें ऐड होगा। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन होता तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि उसमें कांस्टेंट नहीं आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू आपको वो लिमिट लगाने से हट जाएगा, वो कांस्टेंट हट जाएगा वो कांस्टेंट। तो निश्चित और अनिश्चित समाकलन, यहाँ ये तो चल रहा है वो अनिश्चित समाकलन, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं लगी हुई। लिमिट लगती तो आपको कांस्टेंट नहीं लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ लिमिट नहीं लगी तो आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। और उसी की वजह से आपके आंसर अलग अलग आएंगे कि किसी बच्चे का आंसर कुछ आएगा, किसी बच्चे का कुछ आएगा। क्योंकि यहाँ जो कांस्टेंट लिया जाता है वो कांस्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंगे हम, कि जैसे आपके क्वेश्चन का आंसर आया है, जैसे इसका इंटीग्रेशन सपोज करो log x आया, इसका इंटीग्रेशन log y आया, तो हम कांस्टेंट भी log c लेंगे, log c लेंगे। और कोई बच्चा कहेगा मैं तो log नहीं लूंगा, मैं तो अकेला c लेऊंगा, ले ले, कौन मना कर रहा है, c ले ले, आंसर सही होगा, लेकिन बुक से मैच नहीं होगा, बुक से मैच नहीं होगा। अगर बुक से मैच करवाना है तो आपको उसी टाइप का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, कि अगर किसी का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x आ रहा है प्लस साइन इनवर्स y आ रहा है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आपको क्या लेना पड़ेगा, साइन इनवर्स c लेना पड़ेगा, साइन इनवर्स c लेना पड़ेगा, तभी आपका बुक का आंसर मैच होगा। अदरवाइज आपने c ले लिया तो बुक का आंसर मैच नहीं होगा। तो यहां से ये आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स x और इसका होता है tan इनवर्स y। तो यहां से मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x। तो दोनों में tan इनवर्स आ रहा है, इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में मैं क्या ऐड कर दूं, tan इनवर्स c ऐड कर दूं, tan इनवर्स c ऐड कर दूं। अब ये भी आंसर के ऊपर डिपेंड करेगा आपका आंसर मैच हो या ना हो, क्योंकि हो सकता है बुक वाले ने tan इनवर्स c इधर ऐड किया हो, आपने tan इनवर्स c उधर ऐड किया है, उधर ऐड किया है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बुक के आंसर मैच करने कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। और कहोगे तो आपको बुक आंसर मैच करवा देंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका सॉल्यूशन न हो, सॉल्यूशन न हो। हाँ, आपको और हमको नहीं आई वो बात अलग है, क्योंकि मैथ बोलता है एवरी प्रॉब्लम है जी सॉल्यूशन। किसी न किसी प्रॉब्लम का, कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, उसका एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन जरूर होगा, लेकिन वो मैथ की गलती नहीं है, फिर वो गलती हमारी है अगर हमसे नहीं हो रहा तो, नहीं हो रहा तो यहां से इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं tan इनवर्स y इक्वल टू, या इसको x को इधर ले आऊं मैं, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स c, tan इनवर्स c ये लिख सकता हूं। तो यहां से हम tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दें बुक का आंसर मैच करने के लिए। अदरवाइज आप ये आंसर छोड़ सकते हो कि आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया। अब चाहे उसको tan इनवर्स c लिखो, चाहे कांस्टेंट c लिखो, चाहे कांस्टेंट k लिखो, तो आपका आंसर आ चुका, आपका आंसर आ चुका। लेकिन क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का, तो आप आगे भी सोल्व कर सकते हो जितना आपसे सोल्व हो, नहीं हो तो यहाँ तक छोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ तक छोड़ने में कई बार मजबूरी हो जाती है, क्योंकि फिर वो जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनका तो एक फिक्स एम होता है कि बुक वाले से थोड़ा बहुत मैच होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो बीएससी में दिक्कत हो जाएगी, बीएससी में दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाऊं, तो आप ये पढ़ के आए हो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल टू होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा आपने, तो ये लगा दूं मैं यहाँ से, तो यहाँ से लगाऊंगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस xy इक्वल टू tan इनवर्स c। दोनों साइड tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा y माइनस x अपॉन 1 प्लस xy इक्वल टू c। या और लिखना चाहो तो आपका जाएगा y माइनस x इक्वल टू c इंटू 1 प्लस xy। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब हो सकता है बुक में x माइनस वाई आ जाए, क्योंकि हो सकता है वो पहले क्या करे, इसको उधर लेके जाए और फिर इक्वल में tan इनवर्स c कांस्टेंट लिखे। तो वो हर स्टेप में अगर आपने स्टेप चेंज कर दी तो आपका आंसर मैच नहीं होगा। तो हर बच्चे का दिमाग ये थोड़ी ना, दिमाग में आप फिक्स करके चलोगे कि मुझे ये स्टेप लिखनी है, वो तो फिर रटाफिकेशन हो गया, मैथ थोड़ी ना हुआ। तो आपका आंसर चेंज हो सकता है। तो फिर भी मैच कर लेते हैं हम आंसर y माइनस एक्स इक्वल टू c इंटू 1 प्लस एक्स वाई।
बाई चांस ये तो सेम आ गया, सेम आ गया। और देखते हैं क्वेश्चन। अगर इधर ले आओगे तो हो सकता है ये माइनस का सिंबल चेंज आ जाए, तो इसलिए आपको कोई फिक्स मेथड ध्यान में रखना है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि वो क्वेश्चन आपसे सोल्व हो रहा है सेपरेशन वेरिएबल ऑफ मेथड से या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। और देखते हैं हम एक क्वेश्चन, dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर y। तो अभी तो हमने एक ही मेथड पढ़ा है कि अगर वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं तो वेरिएबल सेपरेट करें। तो अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो इसने तो बाय चांस dy बाई dx इक्वल टू लिख के दे दिया, अगर नहीं देता इसके साथ dx लगा देता, इसके साथ dy लगा देता, तो उस क्वेश्चन को किसके बराबर बना लो, dy बाई dx के बराबर बना लो। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो अब देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको वेरिएबल सेपरेशन करने की। तो सॉल्यूशन हेयर आपको क्या गिवन है, dy बाई dx इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर y गिवन है। अगर इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि इस e की पावर x प्लस वाई को मैं e की पावर x इंटू e की पावर y लिख सकता हूं प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर y। तो यहां से अगर मैं इसमें e की पावर y कॉमन ले लूं दोनों से, तो यहां से आ जाएगा e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से मैं आसानी से वेरिएबल सेपरेट कर सकता हूं कि y के एक साइड में और x के एक साइड में। तो हम कर दे सेपरेट, अब मैं लिख नहीं रहा हूं बार बार, ठीक है, बता दिया आपको। तो e की पावर y को इधर लेके आऊं तो ये हो जाएगा dy अपॉन e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब यहां से हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन करें हम इसका, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर y को मैं ऊपर लेके आ रहा हूं, e की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर dx। तो यहां से आ जाएगा e की पावर माइनस वाई का किया तो e की पावर माइनस वाई और फिर माइनस वाई का किया तो माइनस। इंटीग्रेशन बनाने की जरूरत नहीं है, समझदार बच्चे हो। e की पावर x का e की पावर x और x स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हमारा आंसर हो गया। चाहो तो आप इसको e की पावर माइनस वाई को उधर लेके जा सकते हो, तो e की पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस e की पावर माइनस वाई और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को माइनस c यहाँ लिख सकते हो, और उसे नया कांस्टेंट नाम देना चाहो तो इस करते रहो, डिफरेंशियल है, कैसे भी आंसर लिखो, इसको कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के मान दिया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो क्योंकि बुक में हो सकता है यहाँ सी लिखा हुआ हो, कोई जरूर नहीं है वो इधर सी जोड़ दे इसकी बजाय। तो मैंने बता दिया कि आपको आंसर मैच करनी हो तो मैं मैच करवा दूंगा, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको आंसर से कोई मतलब वाली बात नहीं होती। आपका इंटीग्रेशन गलत नहीं होना चाहिए, आपका इंटीग्रेशन सही होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।